माजी में जिन लोगों ने भी रजब भट्ट के ऊपर केस किया उन्होंने फेम हासिल किया। साथ मान डोगर हैदर भी था, यानी कि रजब और उसके दोस्त प्लस डकी भी साथ। रजब और डकी को डिफेम किया, चूंकि उनके लाखों में फॉलोअर्स हैं, इसके खिलाफ एक ठीक ठाक पर्चा बन सकता है। ये जो साहब हैं कि अब रजब को चाहिए, डकी को चाहिए कि पहला मौका भाईजान दोनों किसी को। आज से साल डेढ़ पहले रगड़ा हुआ होता ना, मेरी बात सुनी होती तो आज आप पे ना इस किस्म की एप्लीकेशन देने की किसी की जरूरत भी ना होती। रजब भट्ट और डक्की के ऊपर जो अभी केस बना है, जिस बंदे ने ये केस करवाया है या जो भी वकील इस केस के ऊपर प्रोसीडिंग कर रहा है, इनके ऊपर बहुत बड़ा जुर्माना भी हो सकता है। ये मुश्किल में फंसने वाले हैं। दुनिया भर में हजारों और लाखों की तादाद में प्रैंक वीडियोस भी होती हैं। ये वीडियो कोई जो है वो वक्री वीडियो नहीं थी। उस्मान साहब, ये सीन क्या है? देखें, अब पंगा तो ले लिया उन्होंने, लेकिन इस दफ़ा गलत जगह पंगा ले लिया। माजी में जिन लोगों ने भी रजब भट्ट के ऊपर केस किया उन्होंने फेम हासिल किया। इसी तरह इस दफ़ा इस बंदे ने एक नई चाल चली, बड़ी ज़बरदस्त चाल थी, अपनी तरफ से बड़ी अच्छी सोच थी कि रजब और डकी दोनों से मिलकर फेम उठाएंगे। साथ मान डोगर हैदर भी था, यानी कि रजब और उसके दोस्त प्लस डकी भी साथ था। यानी केस की आप हाइप चेक करें। ये तो उस बंदे ने बेवकूफ़ी ये कर ली कि इन्होंने जो एप्लीकेशन दी है वो जल्दी में लिखी है, उसमें चीज़ें ख़ास मेंशन नहीं की, और जिस किस्म की ये एप्लीकेशन है ये रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन ये ऐसी एप्लीकेशन है कि जैसी ये एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी उसके बाद अगर रजब भट्ट और डकी इसके ऊपर केस कर सकते हैं, या फिर अदालत की तरफ से कोई वकील केस कर सकता है कि इसने अदालत का टाइम ज़ाया किया, या फिर इसने रजब और डकी को डिफेम किया, चूंकि उनके लाखों में फॉलोअर्स हैं, तो इसके खिलाफ एक ठीक ठाक पर्चा बन सकता है। ये जो साहब हैं, ये जो करना चाह रहे थे, ये इनके ऊपर उल्टी पड़ सकती है, और मुझे ये लग रहा है कि एक दो पेशियों के अंदर ये इनकी जो एप्लीकेशन है ये फारग हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ भी आपको बताता जाऊं कि इस केसेस के अंदर जो है वो रजब भट्ट या डक्की या मान डोगर वगैरह ये अगर पेश ना हो तो कोई मसला नहीं है। इनके क्रॉसपॉन्डिंग्स जो है वो भी पेश हो सकते हैं। जी, केस की नोयत होती है। देखें, ये केस की नोयत होती है, ये कौन सा कोई 302 है, ये कौन सा कोई इतना कोई खतरनाक पर्चा है होगा। अभी तो खैर पर्चा नहीं हो, अभी तो एप्लीकेशन है, इसके ऊपर परसू किया जाएगा, उसकी बेस के ऊपर सारा कुछ होगा। मुझे ये बताएं, एनसीसीआई ने तो एप्लीकेशन इसकी एक्सेप्ट ही नहीं की। फिर उसके बाद ये कोर्ट चले गए, कोर्ट के अंदर जाके इन्होंने एप्लीकेशन दे दी, इनको 30 तारीख मिल गई। अब बात यहाँ पे ये आती है कि अब रजब को चाहिए, डकी को चाहिए कि पहला मौका भाईजान दोनों किसी को। जैसे ही ये एप्लीकेशन खारिज होती है, बंदे को अंदर कराओ, 7 महीने इसके अंदर लगवाओ, आपके ऊपर दोबारा कोई एप्लीकेशन नहीं करेगा। मैंने बार बार रजब को ये बात समझाई है कि भाई आप लोगों को क्यों नहीं रगड़ते, रगड़ो इन लोगों को जो आपके खिलाफ हैं। जब भी आप सॉफ्ट कॉर्नर रखोगे, आगे से उसका जवाब यही आता है, जी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे काम करना है। वो भाई आपको अब टाइम निकालना पड़ेगा। जब तक इन लोगों पे क्रॉस पर्चे नहीं करोगे, ये लोग तंग करते रहेंगे, और ऐसे मौके पे इस बंदे ने सामने आके बहुत बड़ी बेवकूफी की है। एक और बात भी है, अगर आप कह रहे हैं ना कि इनके ऊपर पर्चा जो है ना वो दोबारा इनके ऊपर पर्चा करवाए, डक्की भी पर्चा करवाए, रजब भी, मान डोगर भी, जिस बंदे ने ये फेम लेने के लिए ही एप्लीकेशन दी है, अगर दोबारा इनके ऊपर पर्चे हो जाएंगे तो फिर दोबारा फेम में चला जाएगा। सर बात सुने, अंदर भी तो जाएंगे ना, जब 6-7 महीने अंदर जाएंगे ना, इनको लग पता जाएगा, इनके दिमाग ठिकाने आ जाएगा, जुर्माना भी देंगे, अंदर भी रहेंगे। अब ये बातें छोड़ दें, फलां को फेम मिलना है, फलां को नहीं मिलना। ये जो रजब कहता मैं उदा नाम नहीं लेना, उदा नाम नहीं, भैया अब आपको नाम लेना पड़ेगा। रगड़ो इनको, सुकून में आ जाओगे। आज से साल डेढ़ पहले रगड़ा हुआ होता ना, मेरी बात सुनी होती तो आज आप पे ना इस किस्म की एप्लीकेशन देने की किसी की जरूरत भी ना होती। ओ भाई रगड़ो इनको, और चाहते क्या हो, ये तो मौका मिल गया ना, ये तो बंदे ने खुद आ बेल मुझे मार वाली कहानी है। सर दूसरी या तीसरी पेशी में ये चीज फारग हो जाएगी। उसके बाद रजब को चाहिए, डक्की को चाहिए, मिल के मान डोगर और हैदर की भी अब फॉलोइंग है कि भाई हमें डिफेम किया गया। कितने इनके 8 मिलियन प्लस फॉलोअर हैं, तो इनको डिफेम किया गया, और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, पाकिस्तान के बड़े यूट्यूबर है दोनों, रगड़ दो ताकि किसी और की जरूरत ही ना हो। जब तक सॉफ्ट कॉर्नर आप रखोगे तब तक ये चीज़ें आपके साथ होती रहेंगी। मुझे ये बताएं, देखें पहले वकील थे एडवोकेट राज सोलंकी साहब, मियां बिलाल साहब, जिसने भी फेम उठाया, जिसने भी फेम उठाया, खुदा की कसम मैं आपको अंदर की बातें बताऊं, आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि क्या कुछ किन लोगों के साथ हो चुका है, किस जगह पे किसने कितने पैसे मांगे, क्या करने की कोशिश की गई, फिर उसके बाद लोग क्यों साइड पे होते गए। ये मैं कसम से मैं आपको यहाँ पे बताने लग जाऊं, आप ना पागल हो जाओगे। ये अंदर इतनी खिचड़ी पक चुकी थी, फिर कैसे चीजें साइड पे हुई हैं। बात यह है कि मुकफ़ात अमल है, मुकफ़ात अमल पड़ता है, लोग बीच में से साइड पे हुए, कैसे साइड पे हुए, अब लोगों को तो अंदर की बात नहीं पता। एक छोटी सी बात बताओ, दुनिया में करोड़ों की तादाद में ऐसी प्रैंक्स वीडियोस पड़ी हुई हैं
جس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ پرینک کرتے ہیں اپنی آڈینس سر کو جو ہے ڈرامے کے اندر قتل ہو رہے ہیں، سر ڈرامے کے اندر قتل جو ہو رہے ہیں تو ان کے اوپر کیوں نہیں پرچے ہوتے؟ یہی تو اچھا اب نا یہاں پہ دو باتیں سامنے آئی ہیں، میں اس میں ابھی شور نہیں ہوں کیونکہ مجھے یہاں پہ پتہ چلا تھا کہ انہوں نے اس ویڈیو کے اندر ڈسکلیمر نہیں ایڈ کیا تھا، یہ بھی ایک وہ ہے۔ پھر اس کے بعد بات یہ ساری کہ جو ہمارے ڈراموں کے اندر قتل ہوتے ہیں، ہمارے ڈراموں کے اندر جو کڈنیپنگ ہوتی ہے، ہمارے یہ جو ڈرامے چلتے ہیں اس کے اندر یہ جو سارا کچھ ہوتا ہے تو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں تو وہ بھی تو پھر امپیکٹ کرتے ہیں نا۔ پھر جو شادیاں ہوتی ہیں ایون اب تو سہاگ راتیں تک دکھا رہے ہیں تو وہ کیا بچوں پہ اثر نہیں کرتا وہ چیز؟ اچھا مجھے بتائیں لازوال عشق میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے لازوال عشق میں؟ ہم نے تو آواز بلند کی ہے لیکن ان وکیل صاحب کو اس کے اوپر کچھ نظر نہیں آیا، اس بندے کو کچھ نظر نہیں آیا۔ ایک اور سیریس میں ایک چیز یہ پوچھنی ہے عثمان صاحب، کیا وکیل کو کوئی اور کام نہیں ہے اس طرح کی اپلیکیشن لینی؟ نہیں پھر اس کو لے کے سیشن کورٹ میں چلے جانا ہے؟ سر وکیل نے تو فیس لینی ہے، یہ پیچھے مدعی تو دوسرا بندہ ہے نا، میں اس کا نام نہیں لے رہا، ٹھیک ہے، بس نام نہ لیں ان کا۔ وکیل صاحب کو بھی سوچنا چاہیے میں کون سا کیس لے رہا ہوں، لازمی آگے چند لوگوں کی وجہ سے وکلا کتنے ذلیل ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم مجھے اس بات پہ اتنا افسوس ہوا جب جو کراچی بار کے جو صدر انہوں نے یہ بات بولی، دو یوٹیوبر کی لڑائی تھی، پیچھے دوسرے وکیل صاحب کھڑے تھے مسکرا رہے تھے، اس نے بولا یہ وکیل، اس کا مطلب یہ کہ وکیل نہیں ہے نا پیچھے، تو انہوں نے بولا کہ دو یوٹیوبرز کی لڑائی تھی ہمیں رگڑے گئے، یعنی کہ ایک ریاض سولنگی صاحب اور رجب بٹ، ان کی وجہ سے ہم لوگ وکلا بدنام ہوئے۔ تو مقصد یہ کہ دوبارہ سے وکیلوں کو بدنام کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ سازش رجب بٹ اور ڈکی کے خلاف نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ہمارے وکلا بھائیوں کے خلاف سازش ہے کہ ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو ایک ایسے کیس میں انگیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو کیس بنتا ہی نہیں ہے۔ اور اگر آپ اپلیکیشن ریڈ کریں تو اس کے اوپر کلیئر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ اپلیکیشن جو ہے وہ عجلت میں جلدی میں لکھی گئی ہے کہ کسی طرح ان کے اوپر کوئی کیس کروا دیا جائے، اپلیکیشن دی جائے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، جن بھائی صاحب نے کیس کیا آپ وکیل کے پاس جاؤ گے، وکیل نے تو آپ کو تسلی دینی ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ریئلٹی ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہوش کے ناخن لیں، اپنی اپلیکیشن واپس لیں، نہیں تو اس دفعہ یہ لوگ رگڑیں گے اور ٹکا کے رگڑیں گے۔ اب ایک بات تو ٹھیک ہے کہ وہ اپلیکیشن واپس لیں، لیکن اب سیشن کورٹ میں چلی گئی ہے بات، تو اپلیکیشن واپس لینے والی اب سٹوری نہیں ہے۔ آپ تو یہ بات اب یا تو جو ہے وہ رجب اور ڈکی اس معاملے میں جو ہے نا وہ پھنس سکتے ہیں، یا تو یہ بندہ پکا جو ہے نا سر یہ بندہ پکا بھی ہے اور اس کے اوپر 17 جرمانہ ہے۔ سر اس کو نا اندر بھی کرائیں گے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ بندے نے اپنے پاؤں کے اوپر کلاڑی مار دیے، اور اس دفعہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بھی تنگ آ چکے ہیں، دوسری پارٹیز بھی، اور اس دفعہ وہ مجھے لگتا ہے کہ اس بندے کو اندر کروائیں گے۔ 2 سے 3 پیشوں میں فیصلہ ہو جانا ہے، رجب اور ڈکی کے اوپر کوئی کیس نہیں بننا کیونکہ وہ چیز سٹرونگ ہے ہی نہیں ہے، نہ اپلیکیشن سٹرونگ ہے۔ پھر اس کے بعد الٹا جب وہ اس کو رگڑیں گے تو پھر اس کی چیخیں نکلیں گی جو کہ سارا سوشل میڈیا دیکھے۔ اچھا جب یہ کیس یہ ہار جاتا ہے، یہ جو جس بندے نے ابھی اپلیکیشن دی ہے، تو اس کے بعد رجب جو ہے وہ یا ڈکی ہے یا مانڈوگر وہ جو ہے وہ کیس کر سکتے ہیں کہ اس کے اوپر 50 کروڑ روپے کا ہرجانہ بھی کر سکتے ہیں۔ بالکل ایسے بالکل کر سکتے ہیں۔ اب عثمان صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ایک طرف سے تو اس بندے کو فیم تو مل چکا ہے تھوڑا بہت، کیونکہ اس نے 3-4 انٹرویو دے دیے ہیں۔ انٹرویو دے دیے ہیں، میں نے نہیں دیکھے، میں نے نہیں دیکھے۔ یہ وکیل کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اچھا فوٹو آ گئی، مجھے نہیں پتا اس بات بولے، لیکن وہ جو ہے نا وہ ساتھ میں کھڑے ہوئے انٹرویو جو ہے نا ماشاءاللہ ان کو بڑی فکر ہے ہماری قوم کی نا۔ لیکن میں اب خود جو ہے نا وہ ایک چیز سوچ رہا ہوں کہ میں جو ہے وہ حیدر کے اوپر یا مانڈوگر کے اوپر یا رجب کے اوپر ڈکی کے اوپر کسی ایک بندے کے اوپر جو ہے نا وہ کیس کرواؤں تاکہ مجھے فیم ملے، میں فیم چاہتا ہوں۔ یہ اس دن بھی ہم نے بات کی تھی، آپ فیم چاہتے ہیں تو پھر اندر جانے کے لیے بھی تیار رہیں، آپ جرمانے کے لیے بھی تیار رہیں، تو یہ ساری چیزیں بھی سائیڈ بائی سائیڈ آپ دیکھیں۔ یار نیگیٹو فیم نا شارٹ ٹائم کے لیے تھے، میں آپ کو اگزامپل دوں گا، آپ عائشہ جٹی کی اگزامپل دیکھ لیں، اس لائی پہ بیٹھتی تھی، پیسہ کماتی تھی، تازہ فیم تھا، آج اس کو پاکستان سے بھاگنا پڑا۔ اسی طرح منیر ملک کی اگزامپل میں آپ کو دوں گا، میں ایس کے کی اگزامپل آپ کو دوں گا، سارے فارغ ہو چکے ہیں۔ سر یہ جو شارٹ ٹائم فیم آتا ہے، جو کم ٹائم میں آتا ہے، وہ اسی طرح ہی غائب ہو جاتا ہے۔ ایک اور لڑکا تھا بیچارہ بڑا اچھی پازیٹیو ٹرینڈ بھی جو ہے نا وہ بھی چل رہے ہیں۔ بلا جی جس کی واک میں شروع ہوئی تھی ٹک ٹاک، ٹھیک ہے، کتنا چلا تھا کشمیر، کتنا چلا تھا، لیکن کہاں گیا آج؟ اسی طرح وہ دوسرا وہ تھا، وہ بچہ جو تھا وہ نہیں کہتا تھا چک کے مشہور نہیں ہوئے، کتنا وائرل ہوا ہے، فیصل کمبو آج کدھر ہے؟ نہیں ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ شارٹ ٹائم پہ فیم آئے، چاہے وہ پازیٹیو ہو چاہے وہ نیگیٹو ہو۔ لاوا صاحب
किधर है, कोशिश करते सुर्खियों में लेने की, वो लेकिन नहीं रह सकते। बिल्कुल। वो जो लड़की थी वो जो कह रही थी ये गाड़ी है और हम वो दे अमीर ये मैं हूँ और ये गाड़ी है, ये पता नहीं गाड़ी क्या है, इस तरह की। वो देख ले का सामिया जहाब को आप देख लें, चलें आजकल लाइव में इसको नया नया फेम मिला था, लड़के ने उसके साथ किया था, वो अभी चल रही है, आफ्टर सम टाइम वो भी गायब खत्म हो हो जाएगी। ये जाएगी। बिल्कुल सिर्फ सही कह रहे कपड़े हैं, बिल्कुल उतारने से, गंदगी फैलाने से, किसी पे इल्जामात लगाने से और शॉर्ट टाइम में ऊपर आने से अगर आपको लगता है आपको फेम मिल रहा है तो वो शॉर्ट टाइम के लिए फेम है जो कि कभी नहीं रहना। इसलिए पॉजिटिव फेम की तरफ आएं, मेहनत करें, एफर्ट करें तो फिर समझ आती है। अब आखिर में एक पैगाम दीजिए खसूसन जो है वो उन लोगों के लिए जो वेले हैं और वो सिर्फ एप्लीकेशन लेके चल पड़ते हैं। देखिए मैं उनको पैगाम नहीं दूंगा, मैं पैगाम दूंगा रजब भट्ट को, मैं पैगाम दूंगा डक्की को, हैदर को, मान डोगर को, कि जैसे ही आपका फैसला आए, जैसे ये एप्लीकेशन इनकी खारिज हो, उसी टाइम इसके ऊपर एप्लीकेशन दे के इसको अंदर कराएं कम से कम 6-8 माह, ताकि बाकी लोग जो वेले लोग हैं वो भी थोड़ा सा डर जाएं। हर बंदा ये बात समझ रहा है जी रजब भट्ट के ऊपर केस करा लूंगा, फैम मिल जाएगा, अल्लाह अल्लाह खैर सला, एंड पे तो सुलह ही होनी है। ऐसा ही है। तो इसी तरह ये सारी चीज़ अगर हम लोग देखें तो यही समझ आ रही है कि जो बंदा भी अब एप्लीकेशन देगा नेगेटिव, उसको मुंह की खानी पड़ेगी। और मैं आपको ये बोल दूं कि ये तो आम बंदा है, उसने किया ना, वकला ने भी करके देख लिया, जो वकील थे, तगड़े वकील थे जिनकी लॉ फर्म्स हैं, उन लोगों ने भी केसेस करके देख लिए। मुझे बताएं क्या मिला? कुछ मिला क्या? एंड पे क्या हुआ? जलालत होती है, रुसवाई होती है। इस रसवाई से बचें, जलालत से बचें, किसी के घर ना उजाड़ें, किसी को डिस्टर्ब ना करें। अच्छा, तो ये बताइए कि कराची केस का फिर क्या होना है अभी? देखिए जो कराची केस है उसकी 10 तारीख है, वो मेरा ये ख्याल है कि 10 तारीख से पहले ही वो केस फाइंड अप हो जाएगा। जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है रजब भट्ट का वो केस 10 तारीख से पहले उम्मीद है कि ख़त्म हो जाएगा। तो वहाँ पर जो वकला एहतजाज कर रहे थे रियाज सोलंकी के बारे में, सर वो तो उनका अपना एक है नैरेटिव है, आपसे रियाज सोलंकी ने कैसे उनको कवर करना है, कैसे सारी चीज़ें करनी है वो बेटर जानता है। बट मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंगली इंशाल्लाह 10 तक वो केस ख़त्म हो जाएगा। जहाँ तक रियाज सोलंकी पे वो है कि वकला ये कह रहे हैं कि अगर ये केस झूठा था, आपने सुलह करनी थी, तो फिर आपने इस्लाम का नाम क्यों लिया? आप इस्लाम वाला कोई भी केस पे सुलह नहीं कर सकते। तो मामला ये, अब रियाज सोलंकी साहब ने कैसे अपने आप को डिफेंड करना है ये वकला बरादरी जाने, उनका काम जाने, ये उनका मैटर है, इसका कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। वकला कैसे अपने आप को डिफेंड करते हैं। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ, माजी में भी हमने देखा है जब वकला आपस में दरमियान में जब भी फूट पड़ी है बड़े बड़े मामले में, तो टेबल पे बैठ के वकला ने उस मामले को सुलझा दिए। इनकी यूनियंस है, बार है, इलेक्शन होता है, तो इनके लाइसेंस वगैरह होते हैं, तो उन्होंने क्या किया है कि इन सबको समझा के सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर ली हैं। तो मेरा ख्याल है कि सोलंकी साहब वाला जो मैटर है वो ताज़ा मैटर था, अब उसके ऊपर इतना शोर नहीं मचाया जाएगा। बाकी अब सोलंकी साहब ने क्यों किया है, सोलंकी साहब को केस का ज़्यादा बेहतर पता है कि उन्होंने क्या मज़हब की वजह से किया है या फिर कोई और मकसद था। 21 FIR है वो ऑलरेडी लोगों के ऊपर करवा चुके हैं, जो डेटा नदीम नानी वाले के यहाँ निकला है। तो बात ये है कि अब ये तो कोर्ट क्या वो खुद ही बाहर ने डिसाइड करना है कि क्या एक वकील किसी के ऊपर इतने केसेस करवा सकता है। तो बाकी देख लें, जिस तरह मार पिटाई हुई, सारा कुछ हुआ, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। बड़ा अफसोस हुआ, सिंध बदनाम हुआ, सिंध बार बदनाम हुआ, सिंध के वकील बदनाम हुए, सिंध कोर्ट बदनाम हुई और उसके ऊपर बातें की गई। उसकी वजह से रजब भट्ट को सिक्योरिटी लेनी पड़ी। लाहौर में सिक्योरिटी देख लें, फिर कराची में सिक्योरिटी रजब भट्ट को दी गई। फिर यहाँ तक जज साहब ने बोला कि यार ये जो है ना इसको बाहर ले, जो रजिस्टर्ड और बाहर ही उनके अंगूठे शंगूठे लगवाए, अंदर ही ना आए। उसमें तो समझदारी का मुजाहरा किया गया, इस तरह डेट उसको दी गई। तो सारी चीज़ें देखें, मुझे ये उम्मीद है कि 10 तारीख से पहले ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अगर ये मामला सॉर्ट आउट नहीं होते तो फिर दोबारा से वही सिक्योरिटी सब कुछ होगा, दोबारा से वीडियोस बनेगी, दोबारा से वकला बदनाम होंगे। रजब भट्ट जितनी ज़्यादा सिक्योरिटी लेके अब जाएगा उतने ही ज़्यादा हमारे वकला बदनाम होंगे, क्योंकि उसको ख़तरा किससे? हमारे वकला से। मसला ये पड़ गया है, तो वकला के अंदर सब वकीलों से तो नहीं है, लेकिन 1-2 की वजह से इतना सब कुछ हो गया, सारे बदनाम हो गए। मजीद बदनामी नहीं होनी चाहिए। लाहौर के अंदर आपने प्रोटोकॉल देखा था उसका रजब का, अब उस प्रोटोकॉल पे सब ये बात बोल रहे थे जी ये वकला से बचने के लिए प्रोटोकॉल था, उसमें वकला को पिंच किया गया, लोगों ने वीडियोस बनाई, मीम्स बनाई, क्या फ़ायदा हुआ? बदनामी किसकी हुई? ऐसा ही है, बदनामी किसकी हुई? हमारे वकला की हुई। देखो वकला हमारे भाई, हमारे घरों से सारे वकील हैं। तो क्या हुआ? आज वकला वो, आज आप देख मान मिजारी, आप गिरफ्तारी दे दी लेकिन झुकी नहीं है, वकील है ना। लेकिन क्या किया उसने?
गिरफ्तारी दे दी, शोर ने भी गिरफ्तारी दे दी। इसी तरह हमारे वकील, हमने माजी में भी देखा है, हमारा वकील झुक नहीं सकता, हमारा वकील खड़ा रहता है, जुल्म के खिलाफ खड़ा रहता है। इन्होंने गर्दनें कटवा दी लेकिन झुके नहीं है। लेकिन एक चंद लोगों की वजह से जो कुछ कराची अदालत में हुआ, पूरे हमारे जो वकला बरादरी है उसको बदनाम करने की कोशिश की गई। उस्मान साहब, बड़ी अच्छी बात की आपने कि कोई भी अब जो है वो अल्लाह ताला जो है वो एप्लीकेशन लेके किसी यूट्यूबर को जो है वो डिफेम करने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर जो है वो इस तरीके से जो है एक्शन लिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।